नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर बैतूल से इस वक्त की बता रहे हैं। तन्मय नाम का जो बच्चा था जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है, इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। रेस्क्यू के दौरान अब मिट्टी धंसती जा रही है और टनल बनाने के दौरान बोरवेल की मिट्टी धंस गई है। 10 फीट के करीब टनल बनाने का काम चल रहा है और तन्मय से बस कुछ ही दूर पर रेस्क्यू की टीम है। सावधानी की वजह से धीरे धीरे काम चल रहा है, तो मिट्टी धंसने की वजह से कुछ परेशानियां फिर से एक बार आई हैं और ये आप समझिए कि ये बड़ा लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक हो चुका है, क्योंकि करीब 71 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। तन्मय जब गिरा था, 71 घंटे पहले तन्मय गिरा था इस बोरवेल में खेलने के दौरान और 50 फीट की गहराई में जाकर वो फंसा हुआ है। समानांतर गड्ढा बनाया गया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, प्रशासन, जिला प्रशासन, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पहले 45 फीट गड्ढा बनाने के बाद अब यहाँ से एक टनल बनाई जा रही है और टनल जो है वो 10 फीट बनाई जानी है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इसलिए काम चल रहा है क्योंकि मिट्टी धसक रही है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, ये लगातार रेस्क्यू चल रहा है, अब तो 71 घंटे पूरे हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 5 बजे गिरा था और 4 बजे का वक्त हो चुका है, 3 दिन हो गए हैं और अभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। और कितना इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कल कहा जा रहा था कि 3 फीट कल ही रात को टनल बन गई थी और उसके बाद 7 फीट बाकी था, लेकिन ये भी खबर आ रही कि मिट्टी धसक नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, आज 4 दिन हो चुके हैं तन्मय को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन कामयाबी के लिए जो इंतजार के लम्हे हैं, जो इंतजार की घड़ियां हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन कामला, पुलिस की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कामयाबी हाथ नहीं लगी है। 45 फीट का गड्ढा जो है वो बना दिया गया है, 10 फीट की टनल भी बनाने का काम चल रहा है, जिसका करीब 8 से 9 फीट तक जो टनल बनाने का काम है वो पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाद ये खबरें निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जो जमीन है वहां पे मिट्टी धसी है, जिसके चलते कुछ और परेशानियां शासन प्रशासन की बढ़ गई हैं और ये जो परेशानियां हैं वो फिलहाल थमती हुई, कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कुछ चट्टानें भी वहां पर बीच में आई हैं जिनको हटाने में काफी समय लग रहा है। बहुत ज्यादा मजबूती से ड्रिल नहीं किया जा रहा, मजबूती का बहुत ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऑपरेशन अपने सबसे ज्यादा सेंसिटिव मोड पे है और ये बताया जा रहा है कि अब जो अमला है वो महज 2 से 3 फीट की दूरी पर है तन्मय से। ऋषु हमारे साथ हैं, संवाददाता ऋषु। लगातार आप नजरें बनाए हुए हैं यहाँ पर तमाम सारी गतिविधियों पे, क्या कुछ अपडेट आपको अभी तक मिला है प्रशासन से? जी देखिए, अभी जो हम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। आज सुबह इस तरह लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने एंड पर है, लगभग आखिरी फेज चल रहा है, क्योंकि जैसी खबर मिली थी कि केवल 3 फीट दूरी पर है जो बोरवेल है वहां से, लेकिन उसके बाद जो है फिर से एक बहुत हार्ड स्टेटा आया, चट्टाने थोड़ी सी धसकी और फिर एक बड़ी चट्टान बीच में आ गई है जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली यहाँ पर इतना हार्ड स्टेटा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया जा सकता, वरना बोरवेल धसकने से कोई बड़ी घटना हो सकती है, बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लाइट ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन्स का यूज किया जा रहा है, जिससे कि जो ड्रिलिंग का काम है वो बहुत ही, क्योंकि अभी बहुत ही, जैसा आपने भी बताया, बिल्कुल सही है, बहुत सेंसिटिव मोड पर है ये रेस्क्यू ऑपरेशन और अगर यहाँ जरा सी भी चूक हुई तो वो चूक बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो बोरवेल है ये तकरीबन 400 फीट गहरा है और तन्मय जो है 50 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। तो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन, इतनी जो मेहनत की जा रही है, आज 14 दिन है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इससे ज्यादा गहराई पर वो चला जाए, कोई भी छोटी सी चूक हो, इसलिए जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन काफी सेंसिटिव मोड पर है। देखिए, ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, इसलिए बहुत तेजी से काम नहीं किया जा रहा और इंतजार जो है वो इसलिए लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर मोहसिन आप जरूर दिखाइए, ये वही बोरवेल है जहां पे तन्मय फंसा हुआ है। आपको एनडीआरएफ के जवान यहाँ पे तैनात नजर आ रहे हैं, ये वही जाबाज हैं जो लगातार 71 घंटे से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मेडिकल की टीम, वहां पे डॉक्टर्स भी आपको बैठे हुए नजर आएंगे। लगातार तन्मय से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश हो रही है, कैमरे में कोई एक्टिविटी नोट हो इस बात की भी लगातार वहां पे कोशिश हो रही है, लेकिन किसी उसकी सेहत को लेकर कुछ जानकारी आई है। एक चीज और कि भले ही बहुत ज्यादा कैमरे में रिकॉर्ड चीजें नहीं हो रही हों वासु, लेकिन अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और
जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन कितना हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है, इससे भी क्या चीज़ें कुछ अंदाज़ा डॉक्टर्स लगा सकते हैं क्या? और क्या ऑफिशियल्स इस मामले में कुछ बता रहे हैं क्या? देखिए, निर्धारित एक माप के अनुसार जो ऑक्सीजन है वो अंदर पंप की जा रही है और उसका पैरामीटर यही है कि 50 मीटर के करीब जो है तन्मय फंसा हुआ है और उस लेवल पे जिस पैरामीटर के अनुसार जिस प्रेशर से ऑक्सीजन देनी है वो ऑक्सीजन लगातार वहां पे दी जा रही है, पहुंचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कोई भी तरीके का रिस्पॉन्ड वहां पे नहीं कर रहा है। कैमरे में कोई एक्टिविटी जो है वो नोट नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात प्रशासन के लिए है और चूंकि किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो यही वजह है कि जो मेडिकल की टीम है, जो प्रशासन की टीम है, वो कुछ ठोस जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कैमरे में भी कोई मूवमेंट नोट नहीं हो रहा है। एक तस्वीर हमने देखी थी जो शुरुआती समय में आई थी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि तन्मय के जो दोनों हाथ हैं वो ऊपर की ओर नजर आ रहे हैं और चेहरा जो है वो फंसा हुआ है बोरवेल में। तो वही एक तस्वीर है और कुछ ऐसी ही स्थिति लगातार वहां पर बनी हुई है और ये स्थिति लगातार चिंता का सबब भी जो है वो बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे ये पूरे प्रयास अभी तक जारी हैं। ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पत्थरों के, इन्हीं को खोद के 45 फीट तक का जो गड्ढा है वो यहाँ पर बनाया गया है। ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ नजर रखिए, कोशिशों के नजर साथ रखिए। दुआओं का, आपसे आगे प्रार्थनाओं भी का अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि बड़े सेंसिटिव मोड पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और निकल तो बच्चा कभी भी सकता है, लेकिन अभी वो जरा सी दूरी जो है मिट्टी धसकने की वजह से थोड़ा सा सेंसिटिव मामला यहाँ पर हो गया है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कटनी से बड़ी खबर बता दें, स्कूल में 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। शाहनगर के पुराना हाई स्कूल का ये पूरा मामला है। तबीयत कैसे बिगड़ी, हालांकि इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनका इलाज चल रहा है। बीमार बच्चों को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। स्कूल बच्चे गए हुए थे और यहीं पर 6 बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। इसमें कुछ डॉक्टर साहब ने भी जांच कर ली है, वहाँ भी हॉस्पिटल में प्राइमरी जांच की गई थी। बच्चियाँ थोड़ी घबराई हुई हैं, ठंड का मौसम है, हो सकता है घर से भी कुछ ज़्यादा खाकर नहीं आई हो तो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गई हैं और घबराहट है। बाकी उनका बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई वैसी बात नहीं है। ये सब 9वीं और 10वीं की छात्राएँ हैं। कुल 8 छात्राएं थीं जिनको ये समस्या हुई थी, जिसमें से 2 छात्राएं बिल्कुल नॉर्मल हैं जो शाहनगर में ही है। 6 छात्राएं थोड़ी सी ज्यादा घबराई हुई थी तो उनको कटनी रेफर कर दिया गया। प्रभाकर सिंह कटनी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। प्रभाकर, क्या हो गया अचानक से कि इनकी तबीयत बिगड़ गई, घबराहट इनको होने लग गई? डॉक्टर तो बता रहे हैं, लेकिन स्कूल में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये घबराहट हो गई? देखिए पुनीत, ये पूरा जो मामले की बात की जाए तो पन्ना जिले के अंतर्गत शाहनगर तहसील पड़ती है। ये वहाँ के पुराना हाई स्कूल का ये पूरा मामला है। जैसे ही बच्चों को घबराहट शुरू हुई तो टीचरों के द्वारा तुरंत ही, क्योंकि कटनी जिला अस्पताल 20 किलोमीटर की दूरी की ही है, तो इन्हें पहली प्राथमिकता के तौर पर कटनी लाया गया। जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, फिलहाल वो अभी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि बच्चों को घबराहट किस बारे से शुरू हुई है। हालांकि जो शाहनगर SDM उनसे भी बात की गई तो उनका कहना था बच्चे एकदम से हो सकता है घबरा गए हो, पर आश्चर्य की बात यह है बच्चे किस बात से घबराएंगे। और इस पूरे घटना में 8 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, जिसमें 2 बच्चे फौरन ही स्वस्थ हो गए थे, पर जो 6 बच्चियां रहीं जो जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से कटनी जिला अस्पताल ले आया गया है, जहां डॉक्टर उनका प्राथमिक तौर पर इलाज कर रहे हैं और उन्हें अभी प्राथमिक उपचार में रखा गया है। देखिए आने वाले समय में इन बच्चों की तबीयत कैसे सही होती है। फिलहाल इस बात का भी किसी प्रकार कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि बच्चों की तबीयत किस वजह से खराब हुई है, कि खाना खाने की वजह से किसी के खाने तबीयत खराब हुई है, कि पानी पीने से इन बच्चों की तबीयत अचानक खराब हुई है। फिलहाल अभी इस बात का किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जी पुनीत। चलिए ठीक है। स्कूल में क्या हुआ था, क्लास में क्या हुआ था, इसके बारे में भी कुछ पता किया जाए तो हो सकता है जब इन बच्चियों की तबीयत ठीक होगी उसके बाद पता चल पाए कि आखिर क्यों इनको अचानक से 8 बच्चियों की तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसमें 2 की स्थिति ठीक है, 6 को अस्पताल लाया गया, कटनी लाना पड़ा है। शुक्रिया आपका प्रभाकर जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल पूरा हो चुका है। भोपाल इंदौर दोनों में 1 साल पूरा हो चुका है और पुलिस कमिश्नर सिस्टम सफल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये गृह मंत्री कह रहे हैं। 1 साल में अपराध में कमी लाने की दृष्टि से
काफी आगे बढ़ गए हैं और साइबर क्राइम को कम करने के लिए अब पूरा फोकस है, ये गृह मंत्री के प्रदेश भोपाल के अंदर साइबर क्राइम के तहत 3 करोड़ के लगभग की वसूली भी की गई है और बच्चों की बरामदगी भी की गई बड़ी संख्या में। बेटियों को वापस लाने का काम किया गया है, ये भी उन्होंने बताया। मतलब कि कमिश्नर सिस्टम को 1 साल पूरा हो जाने के बाद कैसे देखते हैं और क्या क्या हुआ है, इस बात की जानकारी दे रहे थे प्रदेश के गृह मंत्री। और पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर समीक्षा की जा रही है, मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। अन्य शहरों में इसको लागू करने की चर्चा की जाएगी। पुलिस वालों की कमी की बात जरूर आई है, ये गृह मंत्री कह रहे हैं, और इसीलिए बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए आज पूरा 1 साल हो गया और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 1 साल हो गया है, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और कितना सफल आप इसे मान रहे हैं? काफ़ी सफल रहा है ये। आप ध्यान दे रही होंगी कि लखनऊ, काशी में, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली। दिल्ली के अंदर, हरियाणा में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक ली और सभी ने पुलिस की बारीक सिस्टम को सुधारने की बात कही। उत्तर प्रदेश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ और 1 साल के अंदर हमने काफ़ी अपराधों में कमी लाने की। कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और सभी पुलिसकर्मियों को उनका मुंह मीठा कराया और खूब सराहना की। गुजरात में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ग्वालियर गए और 2023 के लिए मंथन किया और उन्होंने दावा किया कि गुजरात की तरह 2023 में मध्य प्रदेश भी इतिहास बनाएगा। गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा, क्योंकि जो गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, यही हमारी बड़ी ताकत होगी। बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर से शराब के विरोध में हल्ला बोला है और शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल के पास खुली शराब दुकान का विरोध करते हुए हंगामा यहां पर किया गया। जिला प्रशासन से दुकान बंद करने की मांग की गई और न दुकान बंद करने पर खुद धरना देने की चेतावनी। मुझे पता लगा है कि सीएम साहब भी निर्देश दे गए थे इसको बंद करने का, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। मैं आज चेतावनी दे के जा रही हूँ, ये शराब की दुकान सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। स्कूल भी है, तिरंगा ध्वज भी है। तिरंगा ध्वज 100 मीटर के दायरे में है और स्कूल 50 मीटर के भी दायरे से कम है। ये दुकान बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं स्वयं सारे काम छोड़ के यहाँ आ जाऊँगी और एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं खुलेआम बोलूँ और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के पास में भी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उनके भी आदेशों का उल्लंघन होता है, वो दुकानें शराब की चलती हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये जान करके कि बीच बाजार में ही यहाँ एक ऐसी शराब की दुकान है जिससे स्कूल भी लगा हुआ है और लोग भी बिल्कुल 50 मीटर के भी दायरे से दूर नहीं हैं। सारे नियमों का उल्लंघन करके नर्मदा के किनारे के किसी कस्बे में इस तरह से शराब की दुकान होना हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ये और दुखद जानकारी हुई है कि सीएम साहब निर्देश दे गए थे कि इस दुकान को नहीं होना चाहिए, फिर भी उनके निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। बुरहानपुर पहुंचे पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने गुजरात हिमाचल के चुनावी नतीजे पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा, गुजरात को छोड़ हिमाचल और अन्य जगहों पर हुए उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि देश में अब बदलाव की बयार है। गुजरात में बीजेपी ने चुनाव लूटा है। एमआईएम और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और दोनों ने कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को जीत दिला दी है। देखिए, गुजरात को छोड़कर अगर आप अन्य स्टेट्स में जहां पर बाईपोल हुआ है या हिमाचल का विधानसभा हुआ है, ये इस पर दर्शाता है कि परिवर्तन की बयार पूरे देश भर में है।
आप गुजरात में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलेक्शन को लूट लिया गया है। देश का प्रधानमंत्री खुद जिस दिन इलेक्शन का लास्ट डे था, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, सारे नियम कानून को ताक में रखकर पूरे गुजरात में रोड शो। ग्वालियर से खबर आपको बता दें, निगम आयुक्त ने दुकानदार को फटकार लगाई है। अपर आयुक्त ने दुकानदार को डाटा डिवाइडर पर कचरा फेंकते हुए देख लिया था और इससे उनका गुस्सा भड़क उठा। दुकानदार से कचरे को न केवल डांटा बल्कि उससे कचरा भी उठवाया। अभी भरो आराम से नहीं ऐसा ही बात होगी। ये क्या तरीका क्या है? अरे तो अब यार खा जाएगी, क्यों गंदी फैला रही है? आएगी ना रोड पे, आ जाएगी, अपने घर पे डालो, इसको भी खाएंगे फिर इसको भी खाएंगे। रतलाम से बड़ी खबर बता दें, जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई हुई है। नाराज मरीज के परिजनों ने पीटा है और पिटाई से नाराज डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सर एक बात और है सर, ये है ना, ये देखिए, ये डॉक्टर विपिन कुमार चिकित्सा से संबंधित धारा भी लगी है। उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती के घर पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ पथराव ही नहीं किया बल्कि घर में काम दे दिया। बदमाशों की करतूत का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कई लोग युवती के घर पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। चिमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये उज्जैन में हाल ही के दिनों में ये दूसरी घटना है कि छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाश जो हैं वो और हमलावर हुए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक परिवार में बच्चा एक गया था, युवक गया था, परिवार में बर्थडे पार्टी थी, उसमें शामिल होने के लिए और फिर मेला देखने गए तो वहां उसकी बहन जो है रिश्ते में जो लगती है उसको छेड़ा गया। युवक ने विरोध किया, उसको चाकू मार दिया गया और जबकि इस पूरे विवाद को लेकर पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा था। पुलिस कह रही थी कि रिपोर्ट लिखवाते हैं और इतनी देर में ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। ये दूसरी घटना उज्जैन की जहां पर युवती को छेड़खानी की गई और उसके बाद जब विरोध किया गया तो उसके घर पर पत्थर बरसाए गए और घर में घुसकर परिवार से मारपीट भी की गई। सीसीटीवी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि उज्जैन में गुंडे बदमाश किस तरह से बेखौफ हैं और पुलिस किस तरह से लाचार हो चली है। उज्जैन में पार्षद पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। बीजेपी पार्षद सुशील श्रीवास पर यह हमला किया गया उस वक्त जब वो एक शादी से लौट रहे थे। हमले में पार्षद के पेट में चाकू लगा। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद यह हमला हो गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आगे आई हैं। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने मध्य प्रदेश के युवा कलाकारों को स्टार्टअप और होममेड से जुड़े लोगों को मंच देने के लिए अपने राजमहल यानी कि जय विलास पैलेस के दरवाजे खोले। 23 से 25 दिसंबर के बीच इस पैलेस में एकम 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्वालियर चंबल की विलुप्त होती कला और संस्कृति पर फोकस किया जाएगा। साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार। 23 से 25 दिसंबर में म्यूज़ियम में एकम का फेस्टिवल चलेगा। एकम एक प्लेटफॉर्म है हर एक मध्य प्रदेश वासी के एंटरप्रेन्योर्स, क्राफ्टर्स, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, डांसर्स, हर फील्ड के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि पूरा मध्य प्रदेश भी जाने कि हमारे मध्य प्रदेश में कितना टैलेंट है। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा ये मैसेज सबको जाए कि सब लोग आए, इस हमारा जो ये छोटा सा एक आइडिया है उसे सपोर्ट करें। 25 सेकंड में खबर देखते हैं।
भिंड में अवैध खनन पर मंत्री हुए सख्त, अधिकारियों को दिए निर्देश।